नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में चुनाव कराने की दी चुनौती। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाए। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मान लें कि वे हार गए, डर गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह कहते हुए पीएम मोदी को चुनौती दी। दिल्ली चुनाव के लिए दिवाली के बाद बीजेपी कर सकती है प्रत्याशियों की घोषणा। हरियाणा में शनिवार को मतदान खत्म होते ही बीजेपी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव से 70-75 दिन पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी ताकि प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार और जनसंपर्क के लिए अधिक समय मिल सके। एमसीडी स्थायी समिति चुनाव की मांग को लेकर फिर हंगामा। एमसीडी सदन में स्थायी समिति चुनाव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 10 मिनट तक चली सदन की बैठक में मेयर शैली ओबरॉय ने जैसी प्रस्तावों को नेता सदन को पढ़ने के लिए कहा, विपक्ष के पार्षद डाइस के सामने आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच नेता सदन मुकेश गोयल ने प्रस्तावों को पढ़ना शुरू किया। कुछ प्रस्तावों को पास किया गया और कुछ को स्थगित कर दिया। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि जिन प्रस्तावों को पास किया जा रहा है उसे पास करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास संख्या बल ही नहीं है। मेरठ गाजियाबाद के बाद अब दिल्ली पहुंची नमो भारत ट्रेन। एनसीआरटीसी ने भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच के सेक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नमो भारत ट्रेन ने दिल्ली में एंट्री कर ली है। फिलहाल मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक नमो भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। अब इससे दिल्ली सेक्शन जुड़ जाएगा। दिल्ली के मुस्तफाबाद में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कई जगहों पर छापेमारी लगातार जारी। इसी क्रम में एनआईए ने राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके मुस्तफाबाद सहित कई जगहों पर छापेमारी की और संदिग्ध सामग्री बरामद की। एनआईए ने यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस की मदद से की। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान संदिग्ध सामग्री बरामद की गई और कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जनता मंतर पर दिल्ली के गांव वालों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। राजधानी दिल्ली के गांवों में समस्याओं के समाधान को लेकर रविवार से जनता मंतर पर पालम 360 खाप द्वारा बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के भयंकर अभाव और बदहाली से गाँव के लोगों में खासी नाराजगी है। दिल्ली देहात के लोग अपनी समस्याओं का पूर्ण समाधान का फैसला कर चुके हैं। बस मार्शल मुद्दे पर हंगामा को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज व अन्य विधायकों पर केस दर्ज। दिल्ली में बीते दिनों बस मार्शल बहाली के मुद्दे को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। अब इस मामले में आप मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सिविल लाइंस थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सौरभ भारद्वाज के अलावा आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों के नाम भी शामिल है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत मामला दर्ज किया है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर में भूख हड़ताल करने की नहीं मिली अनुमति। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण भूख हड़ताल करने के लिए जगह न देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां हम अपनी शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर सके, लेकिन जगह नहीं दी गई। ऐसे में हमारे पास लद्दाख भवन से भूख हड़ताल शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जहां हमें एक तरह से हिरासत में रखा गया है। यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में अन्य सह आरोपियों शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और अन्य की जमानत याचिकाएं भी न्यायमूर्ति नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे नए आपराधिक कानून। सरकार ने लॉन्च किया स्पेशल मॉड्यूल। दिल्ली सरकार ने 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक विशेष मॉड्यूल लॉन्च किया ताकि उनकी कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सके। शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 11वीं और 12वीं के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय शिक्षा अधिनियम पर नए मॉड्यूल विकसित किए हैं।
दिल्ली में अगले 1 महीने तक कई फ्लाईओवर का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। मायापुरी फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य के चलते अगले 1 महीने तक आवाजाही बंद रहेगी। राजा गार्डन से नारायण जाने का रास्ता बंद रहेगा। राजा गार्डन और पंजाबी बाग से आने वाले और धोला कुआं और नारायणा की ओर जाने वाले यात्रियों को मायापुरी चौक रेड लाइट से होकर जाने के लिए मायापुरी फ्लाईओवर की शुरुआत से सर्विस रोड लेने की सलाह दी जाती है। दिल्ली से पहले 9 करोड़ किसानों के खातों में आई खुशियों की बौछार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने और उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं किश्त जारी कर किसानों को बड़ा राहत पैकेज दिया है, जो दिवाली के समय उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। रिटायर होने वाले अग्निवीर के लिए बड़ी खुशखबरी, 42% को दी जाएगी सरकारी नौकरी। रिटायर्ड अग्निवीरों के पहले बैच से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने की तैयारी चल रही है। यह कदम उन अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेना में समायोजित नहीं हो पाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच में लगभग 1 लाख जवान शामिल है, जिनमें से 25,000 को सेना में नियमित किया जाएगा। आज फिर शेयर मार्केट हो सकता है धड़ाम। पिछले एक सप्ताह में शेयर मार्केट में लाखों निवेशकों को 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध जैसी स्थिति को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके कारण पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल कीमतों के कारण महंगाई में तेज वृद्धि होने और बाजार में सुस्ती आने की आशंका से डरे निवेशक अपना पैसा तेजी से शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं। भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू रविवार को भारत पहुंचे। उनका विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। राष्ट्रपति मोइजू के साथ उनकी पत्नी और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद भी भारत दौरे पर आई हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 6-10 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मोइजू पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र पर प्रियंका गांधी का करारा हमला, बोली अपने चुनिंदा मित्रों की तिजोरी भरना इनका मकसद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण की कथित योजना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और आश्चर्य जताया कि चुनिंदा मित्रों की तिजोरियां भरने के अलावा इस सरकार का और क्या मकसद हो सकता है। बड़े पर्दे पर फिर धमाल मचा सकती है मणिरत्नम रजनीकांत की जोड़ी। सुपरस्टार रजनीकांत जल्द ही निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। 33 साल बाद अभिनेता निर्देशक की जोड़ी पर्दे पर बड़ा धमाल मचा सकती है। पिछली बार दोनों ने साल 1991 में दलपति नाम की फिल्म में साथ काम किया था। इसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कल्ट का दर्जा प्राप्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक मणिरत्नम अपने आगामी प्रोजेक्ट के लिए रजनीकांत से संपर्क साधने की योजना बना रहे हैं। रामलीला के बीच भगवान राम का रोल निभा रहे कलाकार का हार्ट अटैक से मौत। देश भर में नवरात्रि के अवसर पर कई जगहों पर रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। दिल्ली के शाहदरा में भी रामलीला चल रही थी, लेकिन इसी बीच भगवान राम का किरदार निभा रहे शख्स को अचानक सीने में दर्द हुआ। सीने का दर्द इतना बढ़ गया कि वो रामलीला के बीच ही सीने पर हाथ रखकर मंच के पीछे चला गया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सरकार ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर पास किया कैबिनेट नोट। दिल्ली सरकार ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट पास कर दिया है। नोट में मार्शल को तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। नोट रविवार को ही एलजी को भेजा गया। इस बीच सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व बस मार्शलों की बहाली पर अपनी बात से पलटने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इजरायल दूतावास में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। इजरायल ईरान युद्ध को देखते हुए एमबेसी ने दिल्ली पुलिस को एमबेसी में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने को कहा है। इजरायल एमबेसी में करीब 15-20 भारतीय कर्मचारी व अधिकारी काम करते हैं। इनमें से काफी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इजराइल का मस्जिद पर बर्बर हमला, भीषण बमबारी में 18 की मौत। गाजा पर इजराइल के हमले अभी भी जारी है। रविवार की सुबह एक मस्जिद पर की गई भीषण बमबारी में 18 से अधिक लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी ने बताया कि इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। आपको यह भी बताना जरूरी है कि पिछले साल 7 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। इस संघर्ष की पहली बरसी से ठीक पहले मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बला में अल अक्सा अस्पताल के निकट स्थित मस्जिद पर यह हमला किया गया।
ओपन एआई ने चैट जीपीटी में पेश किया कैनवास इंटरफेस। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक नया एआई टूल पेश किया है। इसे चैट जीपीटी का नया इंटरफेस कहा जा रहा है और इसका नाम कैनवास है। ओपन एआई ने इसे राइटिंग और कोडिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपनी चैट के बगल में एक वर्क स्पेस विंडो की तरह काम कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत को पहली जीत मिल गई है। 6 अक्टूबर को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने 32 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 रन की पारी खेली। अमृतसर से गिरफ्तार गिल की निशानदेही पर दिल्ली से 10 करोड़ की कोकेन बरामद। अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य जतिंदर सिंह गिल की निशानदेही पर स्पेशल सेल ने पंजाब से एक फॉर्च्यूनर कार जब्त कर उसमें रखी 10 करोड़ मूल्य की कोकेन बरामद की है। पंजाब के कुछ बड़े ड्रग्स तस्करों ने दुबई में छिपे सिंडिकेट के सरगना वीरेंद्र वसोया को कोकेन की बड़ी खेप की मांग की थी। इस पर वसोया ने इंग्लैंड में रहे सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य जतिंदर सिंह गिल को भारत भेजकर कोकेन की खेप पंजाब के तस्करों को आपूर्ति करने के लिए भेजा था। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। हार्दिक सूर्यकुमार की शानदार बल्लेबाजी। 3 टी20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारत ने 11.5 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। इसके अलावा सूर्या और संजू ने 29 रन की पारी खेली। दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।